हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों, आज से हम लोग साइंस का चैप्टर वाइज क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये दोस्तों आपका किरण पब्लिकेशन का बुक है, जो आपका 6 to 10 एनसीईआरटी पर बेस्ड वन लाइनर इसमें क्वेश्चन होगा। तो ये बुक आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको आगामी एग्जाम में इस बुक से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो आप लोग जो है दोस्तों इस बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। बाकी दोस्तों इसमें जो है हम लोग सारे जितने भी बायोलॉजी का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का है, सारी चीज़ों का हम लोग इसमें जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। और चैप्टर वाइज कंप्लीट करने के साथ साथ दोस्तों हम लोग इसमें जो है इसका जो प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन होगा साइंस का, उसे भी हम लोग साथ ही साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, तो आप लोग क्लास को अंत तक जरूर देखें। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पहला जो चैप्टर है ये आपका बायोलॉजी के टर्मिनोलॉजी से संबंधित है। और बायोलॉजी पर ही सारा मतलब बायोलॉजी से क्या क्या टर्म रिलेटेड है, बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, हम किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत, तो वो सारी चीज़ के बारे में इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी दोस्तों बेसिकली दो वर्ड से बना हुआ है, एक तो बायो से बना हुआ है और दूसरा लॉजी से। तो बायो का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो बायो का मतलब जो होता है ये जीवन होता है, और लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन। तो विज्ञान की वह शाखा या साइंस की वह शाखा जिसके अंदर हम लोग जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम लोग जीवधारियों के अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब ये बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो बायोलॉजी शब्द का प्रथम दोस्तों सर्वप्रथम जो है दो वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। ये नाम याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो लैमार्क एंड ट्रेविनरस के द्वारा किया गया था। ठीक है, लैमार्क एंड ट्रेविनस, ये दोनों वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जो है बायोलॉजी शब्द का यूज किया था। तो ये दोनों वैज्ञानिक आप नाम याद रखेंगे, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। ठीक है, लैमार्क और ट्रेविनस के द्वारा जो है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। अब दोस्तों पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अरस्तु ने ही जो है पौधे और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपना विचार प्रकट किया था, इसलिए जो है फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा गया है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी दोस्तों आपको अरस्तु का कहा गया। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग अंडरलाइन करके रखेंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है। अब ये पूरा जो बायोलॉजी है दोस्तों ये दो भागों में बटा हुआ है। ये दो भाग कौन कौन सा है, एक तो हम लोग जंतु विज्ञान है और दूसरा जो है आपका वनस्पति विज्ञान है। जंतु विज्ञान जिसे हम लोग इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, और वनस्पति विज्ञान जिसे हम लोग बॉटनी कहते हैं। ठीक है, तो जंतु विज्ञान के अंदर हम लोग क्या अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो जंतु विज्ञान के अंदर जितने भी जंतु हैं उनका अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान के अंतर्गत। और वनस्पति विज्ञान के अंदर हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों हम लोग जितने भी तरह के पेड़ पौधे हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी की दो शाखाएं, एक तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है कि जीवन की प्रमुख शाखाएं, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, इससे आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले है एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है दोस्तों, तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, एपीकल्चर। ये आपका कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है एपीकल्चर। उसके बाद दोस्तों एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या है, तो पुष्पों का अध्ययन यानी फूलों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, एरेक्नोलॉजी। एरेक्नोलॉजी क्या है, तो ये मकड़ियों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, एरेक्नोलॉजी कहते हैं। उसके बाद क्या है, क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स क्या है, तो जीव के शरीर पर शीत के प्रभाव के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक्स। आप लोग दोस्तों क्रायो इंजन का भी नाम सुने होंगे, तो क्रायो इंजन क्या है दोस्तों, तो ऐसा इंजन जो काफ़ी लो टेम्परेचर पर जो काम करता है उसे हम लोग क्रायो इंजन कहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर क्रायोजेनिक्स क्या है, तो क्रायोजेनिक आपका दोस्तों जीव के शरीर पर जो शीत के प्रभाव के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक कहते हैं। उसके बाद आपका डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्या है दोस्तों, तो वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो डेंड्रोलॉजी कहते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ गया है। ठीक है, डेंड्रोलॉजी, वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को हम लोग डेंड्रोलॉजी कहते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों,
यूजेनिक्स। यूजेनिक्स क्या है? तो अनुवांशिकी के आधार पर मानव जाति के आने वाली पीढ़ियों के सुधार का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? यूजेनिक्स कहते हैं। ठीक है, यूजेनिक्स। उसके बाद एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? कीटों का अध्ययन। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। जेनेटिक्स क्या है? तो जीव के अनुवांशिकी लक्षणों के वंशुनागति का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। उसके बाद हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी क्या है? सरीसृपों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हेप्टोलॉजी कहते हैं। उसके बाद एक्थिनियोलॉजी। एक्थिनियोलॉजी दोस्तों ये मछलियों का अध्ययन को हम लोग कहते हैं एक्थिनियोलॉजी। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एक्थियोनोलॉजी। उसके बाद कैलियोलॉजी क्या है? तो मानवीय सुंदरता के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? कैलोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी दोस्तों कवक के अध्ययन, ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। माइकोलॉजी क्या है? तो कवकों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद चींटियों का अध्ययन क्या है दोस्तों? तो चींटियों के अध्ययन मिर्मिकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मिर्मिकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी क्या है? तो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद सर्पों का अध्ययन क्या है दोस्तों? तो ओफियोलॉजी क्या है? तो सर्पों के अध्ययन को हम लोग ओफियोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी क्या है? तो पक्षियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों पेलियोंटोलॉजी क्या है? तो जीवधारियों के जीवाश्मों का अध्ययन का हम लोग क्या कहते हैं? पेलेंटियोलॉजी। जीवाश्मों का अध्ययन को पेलेंटियोलॉजी। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है और इंपॉर्टेंट भी है। तो आप ये सारे जो है इंपॉर्टेंट जिसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, तो उसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। पेलेंटियोलॉजी क्या है? तो जीवाश्मों के अध्ययन का हम लोग क्या कहेंगे? पेलेंटियोलॉजी कहेंगे। पिसिकल्चर क्या है दोस्तों? तो ये मत्स्य पालन का हम लोग क्या कहते हैं? पिसिकल्चर कहते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। फाइकोलॉजी क्या है? शैवाल का अध्ययन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। पोमोलॉजी दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहते हैं। पैथोलॉजी ये तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, रोगों की प्रकृति, कारण और लक्षण के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं। राइनोलॉजी क्या है? तो जंतु के नाक, कान, गले का अध्ययन को हम लोग राइनोलॉजी कहते हैं। सेरीकल्चर क्या है दोस्तों? तो सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ये भी आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोरोलॉजी क्या है? तो छिपकलियों के अध्ययन को हम लोग सोरोलॉजी कहते हैं। और सिल्वीकल्चर क्या है? तो काष्ठी पेड़ों के संवर्धन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर कहते हैं। अब इधर हम लोग देखते हैं क्या है दोस्तों? तो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के जनक। ठीक है, अब जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उसके बारे में, उसके जनक कौन कौन है? जैसे अभी हमने बताया दोस्तों आपको कि बायोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बायोलॉजी का जनक दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है। और अरस्तु की एक बुक है उनका, ये बुक का नाम याद रखिए, बुक का नाम है हिस्टोरिका एनिमेलम। ठीक है, हिस्टोरिका एनिमल जो है ये आपका अरस्तु के बुक का नाम है। उसके बाद जंतु विज्ञान के भी जनक दोस्तों अरस्तु की कहा जाता है। बायोलॉजी का जनक और जंतु विज्ञान का जनक दोनों आपका किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वनस्पति विज्ञान का जो जनक है ये थियोफ्रेटस को कहा जाता है। अब इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका प्लांटेनम। ठीक है, हिस्टोरिका प्लांटेनम जो है इनकी पुस्तक का नाम है, जो वनस्पति विज्ञान पर आधारित है। अगला वर्गीकी यानी फादर ऑफ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी किस के फादर किन्हें कहा गया है? तो लिनियस को। कार्ल लिनियस को जो है फादर ऑफ टेक्सोनोमी, जिसे हम लोग हिंदी में वर्गीकी कहते हैं। अनुवांशिकी यानी जेनेटिक के जो है फादर किसे कहा जाता है? तो गेगरी मंडल को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ है रेलवे एसएससी के एग्जाम में। उसके बाद अभी जीवाश्मिकी के फादर किसे कहा जाता है? तो लियोनार्डो डी विंसी को जीवाश्मिकी का फादर कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का फादर किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को जो है चिकित्सा शास्त्र का जो है आपका फादर कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का फादर किसे कहा जाता है? तो लुईस पाश्चर को जो है सूक्ष्म विज्ञान के फादर कहा जाता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जो है जनक किसे माना जाता है? तो वान वेयर को कहा जाता है। जीव विज्ञान, जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी, ये बैक्टीरिया साइंस का जो है जनक किसे माना जाता है? तो लीवेनहॉक को माना जाता है। कवक विज्ञान माइकेली को कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान जो है आपका एंटीबायोटिक विज्ञान, ये एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक है, कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे माना जाता है? तो आर मिश्रा को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे माना जाता है? आर मिश्रा को। भारतीय बायोलॉजी का जो है फादर किसे कहा जाता है? तो आर एस कश्यप को कहा जाता है। उसके बाद भारतीय शैवाल विज्ञान का,
तो अयंगर को MOA अयंगर को भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी थे जीव विज्ञान से संबंधित। अब आगे हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सभी जीव जगत जितने भी ऑर्गेनिज्म है, अरस्तु ने जो है सभी को दो भागों में बांटा है। एक तो हो गया जंतु समूह और दूसरा हो गया वनस्पति समूह। तो अरस्तु ने जो है पूरे जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में, जंतु समूह और वनस्पति समूह। जबकि आपका जो कार्ल लिनियस है इन्होंने भी दो भागों में बांटा है, जंतु जगत और पादप जगत में बांटा है कार्ल लिनियस ने आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव डाली, इसलिए इनको जो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी का जो जनक किसे माना जाता है? कार्ल लिनियस को माना जाता है। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं R.H. विक्टर ने जो है समस्त जीव जंतुओं को पांच जगतों में बांटा है। ठीक है, R.H. विक्टर जो है जितने भी जीव जंतु उसको कितने भागों में बांटा है? तो 5 भागों में बांटा है, जिसमें कौन कौन हो जाएगा? मोनेरा हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा, प्लांटी हो जाएगा और एनेमिलिया हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला, और ये दोनों आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए आप इसे याद रखिएगा। पांच जगत में किन्होंने डिवाइड किया? तो 5 जगत में दोस्तों R.H. विक्टर ने, और उसके बाद अगर बोला जाए कार्ल लिनियस ने कितने भागों में डिवाइड किया? तो कार्ल लिनियस ने 2 भागों में डिवाइड किया, जंतु जगत और पादप जगत में। अब देखते हैं दोस्तों इसमें मोनेरा जगत क्या है। तो मोनेरा में क्या आता है दोस्तों? तो इस मोनेरा जगत के जीवों में संगठित केंद्रक या कोशिकांगों का अभाव होता है। ठीक है, मोनेरा जगत में ऐसे जीव जंतु आते हैं जिसमें केंद्रक या केंद्रक के कोशिकांग जो होते हैं उसका, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राजधानी हो गया, ये सब चीज़ उसमें नहीं पाया जाएगा। तो ये हो जाएगा किसमें? तो मोनेरा जगत में आ जाएंगे। अब मोनेरा जगत के जीव जंतु के उदाहरण कौन कौन से हो गए? तो इसमें आपका जो बैक्टीरिया हो जाएगा, नीलहरित शैवाल हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी किस में आ जाएंगे? तो मोनेरा जगत में ये सभी आ जाएंगे। अगला देखते हैं प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा में जो है, प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव रखे गए हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत में कैसे जीव जंतु आते हैं? तो प्रोटिस्टा जगत में ऐसे जीव जंतु आएंगे जो एक कोशिकीय होंगे, बट उनका जो केंद्रक है वो विकसित होगा। ठीक है, एक कोशिकीय होंगे लेकिन उनका केंद्रक जो होगा विकसित होगा। जिनका केंद्रक विकसित होता है दोस्तों होते हैं हम लोग यूकैरियोटिक केंद्रक कहते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक जंतु कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोटिस्टा में कौन से आ जाएंगे? तो एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव को रखा गया प्रोटिस्टा में। इसमें कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? तो एक कोशिकीय शैवाल हो जाएगा, प्रोटोजेवा हो जाएगा और डायटम हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल को आप जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन आ जाएगा? एक कोशिकीय में तो एक कोशिकीय शैवाल आ जाएंगे, प्रोटोजेवा आ जाएंगे और डायटम आ जाएंगे। अगला है कवक। तो कवक आपका विषम पोषी यूकैरियोटिक जीव है। ठीक है, कवक कैसा है? तो विषम पोषी और यूकैरियोटिक जीव है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, और कई एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ठीक है, कि कवकों की जो कोशिका भित्ति है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो कवकों की जो कोशिका भित्ति है दोस्तों ये काइटिन की बनी होती है। इनका शरीर कवक तंतु का बना होता है, और इनका जो शरीर है ये किस तंतु का बना होता है? तो कवक तंतु का बना होता है। अब कवक के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसके अंतर्गत आपका दोस्तों यीस्ट हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा और पेनिनसिलम हो जाएगा। पेनिनसिलम, ठीक है, तो ये कवक के उदाहरण है, ईस्ट, मशरूम और पेनिसिलम हो जाएगा। ठीक है, कवक के उदाहरण हो जाएंगे ये सारे। अगला देखते हैं पादप जगत। प्लांट में क्या है? तो प्लांट में सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति युक्त बहुकोशिकीय। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा हुआ भी है कि प्लांट का जो कोशिका भित्ति है वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। अगर पूछा जाए कवक का जो कोशिका भित्ति है वो किसका बना होगा? तो काइटिन का बना होगा। तो ये याद रखिएगा आप। पादप में जो है कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है, और कवक में जो कोशिका भित्ति वो काइटिन का बना होता है। अब ये दोस्तों बहुकोशिकीय होंगे। उधर जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सब एक कोशिकीय थे, सिंगल सेल के बने हुए थे, लेकिन अब पादप वाला जो है ये बहुकोशिकीय होगा, मतलब ये मल्टी सेल्स के से निर्माण होंगे, ये यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक होंगे। ये प्रकाश संश्लेषण के पर्णहारिम यानी क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ये पर्णहरित का यूज करके अपना भोजन तैयार करते हैं। इस जगत को दोस्तों थैलोफाइटा, शैवाल, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोडोफाइटा, अनवृत्त बीजी और आवृत्त बीजी में डिवाइड किया गया। पौधे के जो है प्लांट जगत में कितने पार्ट हो जाएंगे? ये दोस्तों देखिए, एक तो थैलोफाइटा हो जाएगा, एक हो जाएगा, ब्रायोफाइटा दूसरा हो जाएगा, ट्रेडिटोफाइटा तीसरा हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म चौथा हो जाएगा और एंजियोस्पर्म पांचवा हो जाएगा। तो जो आपका प्लांट है ये फर्दर कितने भाग में डिवाइड है? तो 5 भागों में ये फर्दर डिवाइड है।
नेक्स्ट है हमारा जंतु जगत यानी एनिमिलिया। तो ये दोस्तों कैसे होते हैं, तो एनिमिलिया यानी जंतु जगत को हम लोग यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय और विषमपोषी जीवों में रखते हैं। ठीक है, जंतु जगत को किस श्रेणी में रखते हैं, तो इन्हें हम लोग यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय और विषमपोषी जीवों में रखते हैं। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जैसे हम लोग अभी ऊपर पढ़े जो पादप है, पादप जगत है, उनका जो कोशिका है दोस्तों, उनका कोशिका में हम लोग कोशिका भित्ति को देखते हैं, बट जो जंतु जगत है उनकी कोशिका में हम लोग कोशिका भित्ति को नहीं देखते, यानी इनकी कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। अब ये जंतु जगत दोस्तों ये फर्दर दो भागों में डिवाइड होता है, और ये दो भाग कौन सा है, तो एक भाग को हम लोग कहेंगे आकशेरुकी, और दूसरा भाग जो होता है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं कशेरुकी। ठीक है, तो ये जंतु जगत फर्दर दो भागों में डिवाइड होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जीवों के नामांकन की द्विनाम पद्धति। ठीक है, जीवों के नामांकन का द्विनाम पद्धति ये किसके द्वारा दिया गया, तो जीवों के नामांकन का जो द्विनाम पद्धति है दोस्तों ये आपका कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया। ठीक है, कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने वर्गीकृति का जन्मदाता कहा जाता है, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले जो जीवों के नामांकन का द्विनाम पद्धति का प्रचलन 1793 ईस्वी में किया। ठीक है, तो अगर पूछा जाए दोस्तों कि जीवों के नामांकन का द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया, तो ये कार्ल लिनियस के द्वारा ही दिया गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। अब इसमें क्या है दोस्तों, द्विनाम पद्धति में क्या होता है, तो इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारियों का नाम जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, द्विनाम पद्धति में क्या है, तो द्विनाम पद्धति में जीवधारियों का नाम जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जो पहला शब्द है वो वंश को बताता है और दूसरा शब्द जो है ये जाति को बताता है। ठीक है, पहला शब्द किसके बारे में बताएगा, तो वंश के बारे में, और दूसरा शब्द जो है उसके जाति के बारे में बताएगा। वंश और जाति के नामों के बाद उस वर्गीकृतविद के नाम लिखा जाता है। ठीक है, अब वंश और जाति के नाम के बाद क्या, तो उस वैज्ञानिक क्या जिसने उस जंतु या पौधे को वर्गीकृत किया है तो उसका नाम लिखा जाएगा। जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियन लीन है। ठीक है, मानव का वैज्ञानिक नाम आप सभी को पता है, ये क्या है, होमो सेपियन लीन। तो यहाँ पर होमो क्या है, तो होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है, और लीन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो होमो सेपियंस लीन का मतलब क्या हो गया, होमो क्या है यहाँ पर, तो होमो वंश है, इसकी जाति क्या है, तो सेपियंस है, और लीन क्यों लगाया गया, तो लीन ने सबसे पहले जो दोस्तों वर्गीकरण किया है, तो इसलिए इनके नाम के सम्मान में जो है यहाँ पर होमो सेपियन लीन रखा गया है। आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने बता दिया कि इसका अर्थ है कि सबसे पहले कार्ल लिनियस ने ही जातियों को होमो सेपियंस नाम से पुकारा, तो इसलिए उनका नाम जो है लास्ट में लगा दिया गया। अब देखते हैं कुछ जीवों का जो है वैज्ञानिक नाम, जैसे हो गया मेढक का तो राना ट्रिग्रिना, मनुष्य का होमो सेपियंस लीन, गाय का बोस इंडिकस, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का कैनिस फैमिलियरिस, मक्खी का मोस्का डोमेस्टिका। तो ये दोस्तों कुछ जीवों का जो है वैज्ञानिक नाम है। इस प्रकार सभी क्रम एक साथ मिलकर टैक्सोनोमिक पदानुक्रम बनाते हैं। तो ये सारे जितने भी दोस्तों मिलकर एक जो है आपका हायरार्की बनाते हैं। अब ये हायरार्की क्या है, तो देखिए, तो सबसे छोटा जो यूनिट होगा दोस्तों, कोई भी जगत का जो सबसे छोटा यूनिट किसे माना जाएगा, तो जाति को माना जाएगा। जाति के बाद क्या आएगा, तो जाति के बाद आएगा उसका दोस्तों जीनस, जीनस के बाद क्या आएगा फैमिली, फैमिली के बाद आएगा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आएगा क्लास, क्लास के बाद दोस्तों डिवीज़न या फाइलम आएगा, और डिवीज़न और फाइलम के बाद जो है सबसे बड़ा जो सबसे ऊपर में होगा किंगडम होगा। ठीक है, तो ये कोई भी जंतु जगत हो या जंतु जगत हो, पादप जगत हो, अगर पूछा जाए कि उसमें सबसे बड़ा किसे माना जाता है, तो किंगडम को माना जाएगा, किंगडम सबसे बड़ा हो जाएगा। किंगडम के बाद आपका सबसे छोटा कौन हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे छोटा जो यहाँ पर हो जाएगा जाति हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तरफ। तो दोस्तों अभी हम लोग बताएं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सूक्ष्म जीव क्या होता है। तो सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम लोग जो है नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और इसे हम लोग केवल माइक्रोस्कोप के सहायता से ही देख सकते हैं। अच्छा, सूक्ष्म जीव का जो है फादर किसे माना जाता है, यानी सबसे पहले सूक्ष्म जीव की खोज किसके द्वारा किया गया, तो ये दोस्तों लीवेनहॉक के द्वारा इसका खोज किया गया था। सबसे पहले जो सूक्ष्म जीव है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस किसके द्वारा पता लगाया गया था, तो लीवेनहॉक के द्वारा पता लगाया गया था। अब देखते हैं दोस्तों कौन कौन से जो है सूक्ष्म जीव है। तो सबसे पहले हम लोग वायरस के बारे में पढ़ें। वायरस भी आपका एक तरह का सूक्ष्म जीव ही है।
तो वायरस का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो वायरस का जो खोज है आइवेनोव्स्की के द्वारा खोज किया गया। वायरस का खोज किसके द्वारा किया गया? तो आइवेनोव्स्की के द्वारा इसका जो है खोज किया गया। तो ये नाम याद रखिएगा। ये खोज इसका कब किया गया था? 1892 में किया गया था। और इसका खोज कहाँ पर किया गया था दोस्तों? तो इन्होंने जो इसका खोज जो है तंबाकू के पौधे में किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहला जो वायरस देखा गया था ये कहाँ पर देखा गया था? तो तंबाकू के पौधे में देखा गया था। इस तंबाकू के पौधे का जो वायरस का नाम रखा गया था टोबैको मोज़ेक वायरस जो है इसका नाम रखा गया। ठीक है, तथा W.S. स्टैनले ने वायरस के रवेदार यानी क्रिस्टल फॉर्म ऑफ वायरस का किसने पता लगाया? तो क्रिस्टल फॉर्म ऑफ वायरस का जो पता लगाएं ये स्टैनले के द्वारा पता लगाया गया था। तो यहाँ पर दो चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले वायरस का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो आइवेनोव्स्की के द्वारा वायरस का खोज किया गया था। कहाँ पर खोज किया गया था? तो तंबाकू के पौधे में। तंबाकू के पौधे का जो वायरस का नाम क्या है? टोबैको मोज़ेक है तंबाकू के पौधे का वायरस का नाम। अगर वहीं पूछा जाए दोस्तों कि जो वायरस का क्रिस्टल फॉर्म है, क्रिस्टलाइज फॉर्म है, उसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो वायरस का जो क्रिस्टलाइज फॉर्म है इसका खोज W.M. स्टैनले के द्वारा किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब ये जो वायरस है दोस्तों ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। अब वायरस ये दो पदार्थों से बना होता है। वायरस जो है दो पदार्थों से बना होता है। एक तो होगा इसमें प्रोटीन और दूसरा होगा आपका न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन के खोल को कैप्सिड कहते हैं जो न्यूक्लिक अम्ल के चारों ओर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो वायरस में जो प्रोटीन का खोल होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। और ये जो आपका न्यूक्लिक अम्ल के चारों ओर होगा कैप्सिड की छोटी छोटी इकाइयों का हम लोग कैप्सोमियर कहते हैं। ठीक है, कैप्सिड जो है ये क्या है? कैप्सिड आप लोगों का ये एक प्रोटीन ही है। अब प्रोटीन की छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं हम लोग? कैप्सोमियर कहते हैं। अब इसका जो वायरस का जो न्यूक्लिक अम्ल होगा दोस्तों ये या तो RNA का बना होगा या DNA का बना होगा। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। अब ये परपोषी प्रकृति के अनुसार जो है विषाणु 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन तरह के हैं ये? तो सबसे पहले जो हो गया पादप वायरस जो मूलतः जिसमें न्यूक्लिक अम्ल RNA का होगा। ठीक है, अगर जो पादप वायरस है इसमें जो न्यूक्लिक अम्ल किसका बना होगा? तो RNA का बना होगा। जंतु वायरस जिसका जो न्यूक्लिक अम्ल होगा ये DNA का बना होगा। उसके बाद होगा बैक्टीरियोफोज जीवाणु जिसका न्यूक्लिक अम्ल DNA का ही बना होगा। ठीक है, तो ये 3 तरह का, एक तो हो गया पादप वायरस, दूसरा हो गया जंतु वायरस, तीसरा हो गया बैक्टीरियोफोज। पादप वायरस में न्यूक्लिक अम्ल किसका बना होगा? RNA का बना होगा। जंतु वायरस में न्यूक्लिक अम्ल किसका बना होगा? DNA का बना होगा। और बैक्टीरियोफेज में जो है न्यूक्लिक अम्ल किसका बना होगा? DNA का ही बना होगा। जिस विषाणु में आनुवंशिकी पदार्थ RNA होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं, और जिसमें DNA होता है उन्हें एडिनो विषाणु कहते हैं। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिस विषाणु में आनुवंशिकी पदार्थ यानी न्यूक्लिक अम्ल RNA का होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेट्रो विषाणु कहते हैं। और जिसमें आपका न्यूक्लिक अम्ल DNA या जिसका आनुवंशिकी पदार्थ DNA होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो एडिनो विषाणु कहते हैं। ठीक है, अब आता है विरियन। विरियन एक संपूर्ण विषाणुय कण है जो संक्रमण फैलाने में सक्षम है। तो जो संक्रमण फैलाता है वो कौन सा वायरस है दोस्तों? तो विरियन है। ठीक है, संक्रमण फैलाने वाला जो वायरस कौन है? वैसे तो सभी वायरस जो है वो संक्रमण ही फैलाते हैं, लेकिन ये नाम याद रखिएगा विरियन जो है ऐसे विषाणुय कण है जो संक्रमण को फैलाते हैं। अब ये विषाणु की प्रकृति यानी जो वायरस है उसका नेचर क्या है? तो वायरस में निर्जीव एवं सजीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए वायरस को जो है निर्जीव और सजीवों के बीच का कड़ी कहा जाता है। ठीक है, वायरस को निर्जीव और सजीवों के बीच का कड़ी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जब तक ये बाहर रहेगा तो ये तब तक ये डेड बॉडी के रूप में रहता है। जैसे ही कोई जीवित पदार्थ के अंदर होता है तो ये अपने आप को जो है जनरेट करना स्टार्ट कर देता है या फिर ये जीवित हो जाता है। तो इस तरह जो विषाणु का हम लोग जो है निर्जीव और सजीवों के बीच का कड़ी कहते हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा होगा। अब निर्जीवों के गुण क्या? तो वायरस स्वयं वृद्धि नहीं कर सकते हैं, इसमें स्वयं वृद्धि नहीं होगा। वे केवल जीवित परपोषी की कोशिकाओं में ही अपना गुणन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, मतलब ये अभी मैंने जो आपको बताया कि जब तक ये बाहर हैं डेड रहेंगे, जैसे ही कोई जीवित कोशिका के अंदर आएंगे तो ये अपना जो है जनरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो है स्वयं वृद्धि नहीं करेंगे, केवल जीवित परपोषी की कोशिका में ही अपना जो है गुणन करने में सक्षम होंगे। अब वायरस को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो वायरस को हम लोग अविकल्पी यानी
ऑब्लिगेट परजीवी कहते हैं। वायरस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो वायरस को हम लोग ऑब्लिगेट परजीवी के नाम से जानते हैं। वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट और पूछा हुआ क्वेश्चन है। वायरस को जो हम लोग क्रिस्टल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। कोशिका के बाहर वायरस में श्वसन एवं अन्य उपापचय क्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक वो कोशिका के बाहर यानी कोई ये बाहर में रहेगा, अपना वातावरण में रहेगा, तब तक ये ना तो श्वसन करेगा ना ही कोई अन्य प्रकार की क्रिया करेगा। लेकिन जैसे ही कोई जीवित कोशिका के अंदर आएगा तो ये श्वसन और अन्य प्रकार की सभी क्रियाओं को करना स्टार्ट कर देगा। तो ये तो हो गया दोस्तों, इसके कौन सा गुण हो जाएगा? तो ये आपका निर्जीव वाला गुण दर्शाता है, ठीक है। निर्जीव का गुण ये कैसा है कि ये स्वयं वृद्धि नहीं करेंगे, ये ऑब्लिगेट यानी अविकल्पी परजीवी होते हैं। ये क्रिस्टल के रूप में इसके हम लोग क्रिस्टल के रूप में इसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और कोशिका के बाहर ये तो श्वसन और अनुपापचय क्रिया नहीं कर पाएंगे। अब इसमें सजीवों वाला गुण कौन कौन सा है? तो वायरस जनन कर सकता है और उनमें जो है उत्परिवर्तन की क्षमता होती है, ठीक है। वायरस जो है ये क्या है, ये अपने वंशज को बढ़ा सकता है और इसमें जो है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन का क्षमता होता है। वे संवेदनशील होते हैं और उन पर ताप, पराबैंगनी किरण आदि का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये जो है संवेदनशील होंगे, इन पर जो है ताप, पराबैंगनी किरणों का प्रभाव पड़ेगा। विषाणु पोषी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। अब विषाणु जो है पोषी कोशिका को नष्ट कर देते हैं का क्या मतलब हुआ? मतलब ये जिस कोशिका में जाएंगे दोस्तों, तो उस कोशिका को ये फिर उसका भक्षण करके ये धीरे धीरे उस कोशिका को नष्ट करना या उसे हानि पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं। अगला है विरियोट्स क्या है? तो अमेरिकी वैज्ञानिक T.O. डायनर ने सर्वप्रथम विरियोट्स की खोज की है। ये गोलाकार सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के बने होते हैं जिसमें प्रोटीन का खोल नहीं होता है। तो ये याद रखिएगा, विरियोट्स क्या है? तो विरियोट्स एक ऐसे विषाणु है जो गोलाकार सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के बने होते हैं और इसमें जो है प्रोटीन का खोल नहीं पाया जाएगा। ये विषाणु से भी सूक्ष्म होते हैं। ये अब दोस्तों वायरस है, वायरस से भी ज़्यादा सूक्ष्म होंगे विरियोट्स, ठीक है। इसके कारण सिस्टस एक्जिकार्टिस रोग, नारियल के पेड़ के कंडाक रोग आदि होते हैं, ठीक है। अब इस वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? एक तो आप याद रखिए सिट्रस एक्जिकार्टिस रोग और नारियल पेड़ का कंडाक रोग, ये इसी वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है प्रियोन। प्रियोन केवल प्रोटीन के बने होते हैं और इनमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता, ठीक है। उसमें क्या था? उसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता था, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता था। लेकिन इसमें क्या है? न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाएगा और प्रोटीन पाया जाएगा, तो ये प्रियोन हो जाएगा। इनकी खोज एवं नामांकन जो है स्टेनले प्रूसिनर ने किया था, ठीक है। इस वायरस का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो स्टेनलेस प्रूसिनर के द्वारा इसका खोज किया गया था। इसके कारण निम्नलिखित रोग होते हैं। अब इसके कारण कौन कौन सा रोग होता है? तो एक CGD रोग है, जैकब क्रोयूट्सफेल्ट जैकब CGD रोग। यह मनुष्य के तंत्रिका अंग को प्रभावित करता है जिसमें जो है याददाश्त की कमी, पागलपन एवं पेशीय अनियंत्रण हो जाता है। उसके बाद CGD एक वंशानुगत रोग है, लेकिन यह शल्य क्रियाओं के द्वारा जो है एक मानव से दूसरे मानव में यह प्रस्तरित या ट्रांसफर हो जाते हैं। अगला है मैड गाय बीमारी, मैड काउ डिजीज या बोविन स्पॉन्जिफॉर्म, ये BSC, ये प्रियोन वायरस के कारण होती है। उसके बाद है आपका स्कार्पी रोग, ये विषाणु के कारण बकरियों और भेड़ियों के मस्तिष्क कोशिकाओं का जो है ह्रास करता है। स्कार्पी रोग ये किस में होता है? बकरियों और भेड़ों में होता है। इबोला वायरस, ये तो आप सुने होंगे दोस्तों। इबोला वायरस, इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। तेज बुखार, सर दर्द, वमन, यकृत एवं गुर्दा संक्रमण, इनकी क्रियाशील में कमी इसके प्रमुख लक्षण है। उसके बाद स्वाइन फ्लू H1N1, ठीक है। ये याद रखिएगा, स्वाइन फ्लू का H1N1 विषाणु से रिलेटेड है, ठीक है। स्वाइन फ्लू का जो वायरस का नाम है H1N1। अब वहीं एक और आपका फ्लू होता है बर्ड फ्लू, तो H5N1 जो है बर्ड फ्लू का हो जाएगा, ठीक है। H5N1 जो है बर्ड फ्लू का और H1N1 जो है ये स्वाइन फ्लू का है। तो ये तो सारी चीज़ें होंगी दोस्तों आपका वायरस के बारे में। अब हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो जीवाणुओं को सर्वप्रथम बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो बैक्टीरिया का खोज जो है सर्वप्रथम लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था 1676 में, तथा उसे जंतुक नाम दिया गया था, ठीक है। लीवेनहॉक ने जो बैक्टीरिया का खोज किया था उसका नाम क्या दिया था? जंतुक नाम दिया था। बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग
एहनेबर्ग ने किया 1838 ईस्वी में। ठीक है, बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो बैक्टीरिया शब्द का जो प्रयोग है ये दोस्तों एहरेनबर्ग के द्वारा किया गया था 1838 ईस्वी में। उसके बाद लुईस पास्चर और कोच ने यह बताया कि जीवाणुओं से रोग फैलता है। अगर पूछा जाए कि बैक्टीरिया से रोग फैलता है, ये जो है सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया? तो लुईस पास्चर और कोच के द्वारा ये चीज़ बताया गया था। जीवाणुओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो जीवाणुओं के अध्ययन को हम लोग बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। जीवाणुओं का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। ये तो अभी हम लोग डिस्कस करती है। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। इसमें जो है राइबोसोम स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया में जो है राइबोसोम स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया में जो दोस्तों क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जिसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और जो जिनमें नहीं पाया जाता वो परपोषित होते हैं, यानी दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है, जिन बैक्टीरियाओं में जो क्लोरोफिल पाया जाएगा वो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करेंगे, और जिसमें नहीं पाया जाएगा वो परपोषी क्रिया करेंगे। जीवाणुओं के अनेक रूप हैं। अब ये बैक्टीरिया के कौन कौन से रूप हैं? पहला तो कोकी हो गया जो गोल आकार का होगा, बैसिलस हो जाएगा दोस्तों ये दंडाकार का होगा, स्पाइरल होगा स्पाइरल आकार का, वाइब्रियो ये कोमा की तरह होगा। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के प्रकार हो जाएंगे। कोकी गोल आकार का, बैसिलस दंडाकार का, स्पाइरल आकार का, वाइब्रियो ये कोमा की तरह दिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब कुछ बैक्टीरिया दोस्तों हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे लिए लाभकारक बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। तो जीवाणु नाइट्रोजन को स्थिर रूप में बनाए रखते हैं, जैसे भूमि में एजेक्टोबैक्टर हो गया, और आपका क्लोस्ट्रीडियम तथा लिग्यूमिनस कुल के पौधे में राइबोजियम। ठीक है, तो ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं? तो बैक्टीरिया जो है दोस्तों नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में काफ़ी हेल्प मिलता है। अब ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? तो एक तो नाम याद रखिए दोस्तों एक्जोबैक्टर, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, ये सारे आपका क्वेश्चन पूछा ही हुआ है। एक्जोबैक्टर हो गया, राइबोजियम हो गया। राइबोजियम दोस्तों ये किस कुल के पौधे में मिलते हैं? जो दलहन वाला कुल होता है, तो दलहन को हम लोग लेग्यूमिनेसी कहा जाता है। ठीक है, दलहन वाले जितने भी पौधे उसमें हम लोग क्या कहते हैं? लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे कहते हैं। ठीक है, तो एक्जोबैक्टर हो गया, और फिर उसका बाद हो गया आपका राइबोजियम हो गया। उसके बाद आपका दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम हो गया। ये सारे कौन हैं? ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद मानव पाचन तंत्र में पाए जाने वाले जीवाणु। ठीक है, मानव के पाचन तंत्र में भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनका नाम क्या है दोस्तों? तो ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया जो है मानव के पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। ई कोलाई बैक्टीरिया जो है मानव के पाचन क्रिया में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस कोसाई। लैक्टोबैसिलस कोसाई ये दोस्तों आपका दूध से दही बनने में हेल्प करता है। ठीक है, दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? तो लैक्टोबैसिलस केसियाई। ठीक है, तो दूध की शर्करा लैक्टोज के किण्वन के द्वारा लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिससे दूध खट्टा हो जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? दूध की शर्करा जो लैक्टोज है, लैक्टोज का किण्वन करके उसको किस चीज़ में चेंज कर देता है? तो लैक्टिक अम्ल में इसको चेंज कर देता है, जिसके वजह से दूध खट्टा हो जाता है और ये दही में चेंज हो जाता है। माइकोकोकस तंबाकू के पत्ते में तथा बैसिलस मेगाथीरियम चाय के पत्ते में सुगंध पैदा करता है। तो ये याद रखिएगा, तंबाकू के पत्ते में सुगंध किसके कारण होता है? तो ये दोस्तों आपका माइकोकोकस के द्वारा होता है। और चाय के पत्ती में सुगंध किसके द्वारा होता है? तो बैसिलस मेगाथीरियम के द्वारा होता है। ठीक है, चाय के पत्ते में सुगंध किसके द्वारा? बैसिलस मेगाथीरियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। फिर इसका प्रयोग दोस्तों आपका चमड़ा के शोधन में भी किया जाता है और जूट के रेशों को अलग करने में भी किया जाता है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया का यूज चमड़ा के शोधन में और जूट के रेशों को अलग करने में भी किया जाता है। अब जीवाणुओं के द्वारा कई प्रकार के औषधियों का भी निर्माण किया जाता है। अब जीवाणु जो है बैक्टीरिया, इससे हम लोग कई तरह के औषधि या मेडिसिन का भी निर्माण किया जाता है। जैसे आपका नाम याद रखिए कुछ जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली, ये आपका क्लोरोमाइसेटिन हो जाएगा। उसके बाद ग्रीसियम, तो ग्रीसियम में स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा। फ्रेडी में नियोमाइसिन हो जाएगा। और
रोमोसस में आपका टेरामाइसिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बैक्टीरिया के जिसके द्वारा हम लोग एंटीबॉडी का या कुछ मेडिसिन का निर्माण करते हैं। अब जीवाणुओं के द्वारा हमें हानि क्या क्या होता है, तो जीवाणुओं के द्वारा दोस्तों इससे हम लोग स्टेप्टोकस, उसके बाद स्टेफाइलोकस आदि से जो है विषैले पदार्थ, खाद्य पदार्थ को विषाक्त बना देता है। ये दोस्तों ये कुछ बैक्टीरिया, जैसे नाम इनका याद रखिए, स्टेप्टोकस, उसके बाद स्टेफाइलोकस, ये सभी ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे खाद्य पदार्थ को कैसा बना देते हैं, तो पॉइजनस बना देते हैं। स्पायरोकीट साइटोफाज कपास के रेशों को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो कपास के रेशों को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो स्पायरोकीट साइटोफाज। उसके बाद जीवाणु मिट्टी का विनाइट्रीकरण कर उसकी उर्वरता को भी कम कर देता है। अब जैसे कुछ बैक्टीरिया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेते हैं, तो वैसे ही कुछ बैक्टीरिया दोस्तों क्या करते हैं, विनाइट्रीकरण का क्रिया भी करते हैं, जिसके कारण से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो बायोलॉजी का हमारा जो बेसिक चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। बाकी दोस्तों हम लोग कल के वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।